आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ये एक स्मॉल कैप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी है एंड इस स्टॉक में पिछले 3 महीने के अंदर हमें 190% का रिटर्न देखने को मिला है। मतलब कि ये अगर अब 3 महीने पहले इस स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसका वैल्यू करीब 3 लाख के आसपास होता। एंड रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था, जो कि इस टाइप के ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है इस टाइप के ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा डिमांड बढ़ सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट में कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी को इनडायरेक्टली काफी फायदा मिलेगा। बट यहाँ पे सवाल ये है, क्या इस वक्त इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा हमारे लिए? तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी का नंबर्स को देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का नंबर्स क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। तो आज हम करेंगे टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फंडामेंटल एनालिसिस। एंड ध्यान रखें, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी एनालिसिस खुद करें या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो बेसिकली टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन काम ये है कि कंपनी एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि अगर पानी जहाज से गुड्स को भेजना तो उससे भी भेजा जा सकता है, एयरलाइन के थ्रू भी गुड्स को भेजा जा सकता है, ट्रक्स के द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली ये कंपनी वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है एंड टू एंड। इसके अलावा कंपनी का फ्राइट कंसोलिडेशन का बिजनेस है, यानी कि इसको LCL बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स, बड़े बड़े कंटेनर में आपने देखा होगा कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, जिसको अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कंपनी को पूरा कंटेनर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए होता है कंटेनर के अंदर। यानी कि उनका जो क्वांटिटी है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी करने का, वो छोटा क्वांटिटी है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर को इकट्ठा करके उनका सारा ऑर्डर लेती है और एक कंटेनर के अंदर फिट करके उसको भेज देती है। तो इससे ये फायदा होता है कंपनी को कि कंपनी छोटे छोटे प्लेयर्स को कैटर कर पाती है एंड कंपनी का रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कंपनी मल्टीपल लोगों से रेवेन्यू लेगी एक कंटेनर के लिए। एट द सेम टाइम छोटे प्लेयर्स के लिए ये फायदा है कि वो इजीली अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी फ्राइट फॉरवर्डिंग के बिजनेस में भी है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग का बिजनेस होता है ये। तो ये बेसिकली जो शिपिंग कंपनी होती है एंड जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर होता है, दोनों के बीच में टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है। तो इसको बोलते हैं फ्राइट फॉरवर्डिंग। एंड रिसेंटली टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक न्यू बिजनेस सेगमेंट के अंदर भी एंटर किया है, जिसको बोलते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि एंड कस्टमर तक को गुड्स को पहुंचाने का भी जिम्मेदारी कंपनी ने उठाने लगी है। तो यहाँ पे कंपनी का एक ब्रांड है अभिलाया बोल के, जिसको कि कंपनी ने टाई अप किया है ई कॉमर्स कंपनीज के साथ, जैसा कि फ्लिपकार्ट हो गया या तो फिर टाटा क्लिक हो गया, ताकि एंड यूजर को कंपनी गुड्स डायरेक्टली पहुंचा सके। तो ये एक नया बिजनेस डिवीजन है जिसको कंपनी ने रिसेंटली स्टार्ट किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अभिलाया जो ब्रांड है उसको टाई अप किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ, फेडेक्स के साथ, स्पाइस जेट के साथ। तो फ्लिपकार्ट पता होगा कि एंड यूजर कंज्यूमर को गुड्स भेजती है। तो यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, फ्लिपकार्ट के बिहाफ में उनका गुड्स को एंड यूजर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो करेंटली टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्लिपकार्ट के लिए 80 डिलीवरी सेंटर्स को हैंडल करती है, डिलीवरी हब को हैंडल करती है। उसी प्रकार जियो मार्ट के लिए 4 डिलीवरी हब को हैंडल करती है और टाटा क्लिक, स्नैपडील के लिए भी कंपनी डिलीवरी हब को हैंडल करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 89 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, 1100 लोकेशंस में अवेलेबल है एंड 166 ग्लोबल ऑफिसेज है कंपनी के पास। तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो LCL बिजनेस से आता है, यानी कि जो आपको मैंने पहले बोला कि कंटेनर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके दिया जाता है, उसको बोलते हैं LCL। एंड इसकी वजह से कंपनी का FCL बिजनेस में भी अच्छा फायदा हो रहा है, यानी कि जिसको फुल कंटेनर चाहिए कंपनी उसको भी सर्विस प्रोवाइड करने लग रही है अब, एंड वहाँ से भी कंपनी का ग्रोथ आने लग रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कंपनी के कुछ अच्छे बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े नामी प्लेयर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, रेमंड, DHL
या तो फिर IPCA हो गया जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो कई सारी बड़ी कंपनीज को टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने लग रही है। एंड इस कंपनी का अगर रिसेंट इन्फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे दो बड़ी खबर है। एक तो अर्जेंटीना बेस्ड कंपनी के साथ कंपनी का एक अच्छा डील हुआ है जहाँ पे उनको 4000 टन का पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो ये ऑर्डर रिसेंटली मिला है कंपनी को, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक प्राइवेट कंपनी RN फ्राइट फॉरवर्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। 60% वहाँ पे कंपनी ने इक्विटी शेयर को खरीदा है। तो ये कंपनी भी बेसिकली कस्टम ब्रोकर है, एक फ्राइट फॉरवर्डर कंपनी है। तो इसकी वजह से भी कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो ये कुछ इस प्रकार का कंपनी का मॉडल है, यानी कि कौन कौन इसके अंदर आते हैं। जैसे कि CP वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 100% सब्सिडी कंपनी है टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। उसके अलावा सीडर इंडिया लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेपाल, उसके अंदर 64% स्टेक है टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। एंड जो मैंने न्यू बिजनेस बोला अभिलाया ब्रांड, वो बेसिकली वन वर्ल्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है। वन वर्ल्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है अभिलाया, जिसको कि टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक्वायर कर लिया है। एंड ये कंपनी ही इंचार्ज है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। तो इस कंपनी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि कंटेनर के द्वारा डिलीवरी किया जाता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, इसके अलावा जो कंपनी लास्ट माइल डिलीवरी का बिजनेस कर रही है अभिलाया ब्रांड के अंदर, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू आप देखोगे 2020 में सिर्फ 12 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़ के हो गया 55 करोड़ रुपीस अगले 2 साल के अंदर अंदर। उसी प्रकार कंपनी नंबर ऑफ शिपमेंट जो हैंडल कर रही थी 2020 में, वो था 3.7 मिलियन, जो कि बढ़ के हो गया 22 मिलियन 2 साल के अंदर। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला। एंड नंबर्स ऑफ पिन कोड सर्व 128 से बढ़ के हो गया 892 सिर्फ 2 साल के अंदर। तो यहाँ पे हम ये तो देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है एंड कंपनी हर एक सेगमेंट में इन्वॉल्व है। कंपनी शेयर कंटेनर का सर्विस प्रोवाइड करती है, फुल कंटेनर का सर्विस भी प्रोवाइड करती है, फ्राइट फॉरवर्ड का सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास कस्टम ब्रोकिंग का भी सर्विस है, कंपनी के पास एंड माइल डिलीवरी का भी सर्विस अवेलेबल है। तो कंपनी एंड टू एंड पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है, पूरा हैंडल करती है। एंड कंपनी इस लाइन में काफ़ी पुरानी है, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा है कंपनी को। प्लस कंपनी मुंबई में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे भी कंपनी का लोकेशन के हिसाब से भी कंपनी को अच्छा फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। एंड अब हम कंपनी का नंबर्स को कवर कर लेते हैं। कंपनी का हम बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखोगे पिछले 5 साल का, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू था 2018 में वो 214 करोड़ रुपीस था, जो कि बढ़ के हो गया 2022 में 583 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे जो पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ है वो 28% का एवरेज ग्रोथ हम बोल सकते हैं। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में हर साल करीब करीब हमें 28% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला। एंड कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, एनुअल नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था 2018 में एंड 2022 में कमाया 9 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स जो है इतना इंप्रेसिव नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे हमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आता है पिछले 5 साल के अंदर। ये करीब 2 या 3% का ग्रोथ बोल सकते हैं पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ। बट कंपनी का अगर नंबर को कंपेयर करेगा 2020 से, तो यहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी 2021 में लॉस बुक की थी, बट अगेन 2022 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ये भी अगेन इम्प्रेसिव नहीं है। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.73 था, जो कि अगेन खुद में वो छोटा है एंड वो 2022 में और कम होकर 1.54% में आ गया, जो कि अगेन काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर देखोगे दूसरे प्लेयर्स, तो वो तो 7%, 10%, 15% या 16% तक भी नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं इस लाइन में। बट इस कंपनी का टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नेट प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त बिल्कुल ख़राब है। तो एक और कंपनी जैसा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका प्रॉफिट मार्जिन 15 से 16% के बीच में रहता है। और एक कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, उसका भी प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 15-16% का हमें देखने को मिला है पास्ट में। बट टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेकार बोल सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड बात करते हैं कंपनी का क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर, तो कंपनी का क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर जून में हमें 102.71 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि बढ़ के हो गया 175 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे हमें YoY ग्रोथ 71% का देखने को मिला कंपनी के Q1 के रेवेन्यू में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे Q1 का प्रॉफिट में हमें करीब 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। 2.43 से बढ़ के हो गया है 2.67 पिछले 1 साल के अंदर जून क्वार्टर में।
एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कांस्टेंट है, कंपनी बार बार फंड रेज नहीं कर रही है, तो पॉजिटिव है। कंपनी के रिजर्व में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है, 24 करोड़ से 40 करोड़ आ गया है, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी का बोरोइंग्स 14 करोड़ से बढ़ के हो गया 27 करोड़, जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो डबल हो गया पिछले 5 साल के अंदर, बट कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, यहाँ पे आप देखिए कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी लॉन्ग टाइम बोरोइंग से अपनी एसेट्स को नहीं खरीदी है, कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को यूज़ कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में। तो अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग को यूज़ कर रही है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में, यानी कि कंपनी के अंदर किसी प्रकार का कैश क्रंच भी हो सकता है। तो इस एरिया में भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। एंड बात करोगे कंपनी का कैश फ्लो, तो यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 2018 से लेके अगर आप कंपेयर करोगे 2022 में, तो हमें कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। ये पॉजिटिव हम थोड़ा सा मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंपनी का रेशियोज को कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, काफ़ी ख़राब है 1.54% में, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो, बट हमें ऐसा दावा करना सही नहीं रहेगा मेरे राय पे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में नंबर्स क्या बोलते हैं। कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो अच्छा हो गया है, 20.5% में है, जो कि पिछले साल 8.33% में था। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी का ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट। तो 2022 में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है 8.41%, जो कि पिछले साल था 1.99%। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा जंप देखने को मिला, यानी कि कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये नंबर से हमें पता चलता है। कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो वो करीब 25.6 का है एंड इंडस्ट्री एवरेज 27 का है। तो कंपनी इस वक्त फेयरली वैल्यूड है, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेड हो रही है। कंपनी यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, एट द सेम टाइम ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है पी रेशियो के हिसाब से। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का बुक वैल्यू देखोगे तो 38.2 का कंपनी का बुक वैल्यू है, यानी कि पर शेयर का बुक वैल्यू का प्राइस 38 रुपीज़ है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.38 है। तो कंपनी का शेयर प्राइस इस वक्त अराउंड 168 रुपीज़ का है, जो कि 4.38 टाइम्स होता है कंपेयर टू बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का ठीक ठाक है 52.4% में एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं 7.79% में। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या तो कंपनी अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी लोन के ऊपर, ऐसा सिचुएशन नहीं है। कंपनी यहाँ पे मजबूत नजर आती है। एंड आज 11 अगस्त को कंपनी का शेयर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा हुआ है। आज के दिन कंपनी का शेयर में हमें 4% का जंप देखने को मिला था एंड कंपनी का शेयर डिलीवरी करीब 50% का रहा है, यानी कि 73,211 कंपनी का शेयर डिलीवरी हुआ है आज के दिन। तो इस वक्त क्या हो रहा है, पिछले 3 महीने के अंदर शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, काफ़ी जंप हमें देखने को मिला, करीब 190% यानी कि 200% का करीब रिटर्न देखने को मिला पिछले 3 महीने के अंदर अंदर। एंड गवर्नमेंट का जो न्यू लॉजिस्टिक्स का पॉलिसी वो भी इस टाइप की कंपनी को सपोर्ट करती है, मैंने वो भी बताया आपको। एंड कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस वक्त मेरे राय पे इस कंपनी से। तो देखो यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट ये है कि इस वक्त जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप ऐसे समझो, तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी ए, सपोज कंपनी ए साल का 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है, यानी कि 1000 करोड़ का सेल करती है। एंड 1000 करोड़ में से कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, यानी कि मुनाफा कमाती है 1 साल में, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ वो 1% का रहा। एट द सेम टाइम एक दूसरी कंपनी है वो साल का 100 करोड़ रुपीज़ का सेल करती है एंड यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होता है 15% का एंड यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमाती है 15 करोड़ का 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे जो दूसरी कंपनी बी बोल लीजिए इसको आप, तो कंपनी बी में आप देखिए कम रेवेन्यू फिर भी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा है, तो ये कंपनी जल्दी ग्रो कर पाएगी क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। एट द सेम टाइम कंपनी ए का ये प्रॉब्लम है कि कंपनी रेवेन्यू तो बहुत अच्छा कर रही है बट सारे पैसे बांटने में चले जा रहे हैं, या तो सैलरी में चले जा रहे हैं, या तो रेंट में चले जा रहे हैं, या तो किसी भी प्रकार का कॉस्ट में चले जा रहा है। कंपनी खुद के पास प्रॉफिट नहीं बचा पा रही है। तो इस टाइप की कंपनी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को ना मिले। एंड हिस्टोरिकली देखोगे पिछले 5 साल में तो हमें प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है,
बल्कि यहाँ पे हमें डाउनफॉल होता हुआ नजर आया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। एंड बात रहा रिसेंट लॉजिस्टिक पॉलिसी का, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होगा डेफिनेटली, बट ये लॉन्ग टर्म में होगा। इसका इफेक्ट हमें इमीडिएट देखने को तो नहीं मिलने वाला है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आते आते करीब करीब 2 या 3 साल या 4 साल भी लग सकता है। बट अभी से इस स्टॉक के अंदर इतना अच्छा ग्रोथ आना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन तो कम है, बट एट द सेम टाइम कंपनी जो वैल्यूड है वो अपने पी रेशियो के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। तो अंडर वैल्यूड होता तब भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते थे मेरे राय पे, क्योंकि हमें आगे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिखता। बट यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी फेयरली वैल्यूड हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो मेरे राय में अगर इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा फॉल आता है करीब 20% का, यानी कि 130 या तो 120-30 के बीच में अगर एंट्री मिले, तो वो मेरे राय में ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू करेंट प्राइस के अंदर एंटर करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एंड आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है, तो हो सकता है कि करंट प्राइस भी अच्छा प्राइस हो, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको फॉल देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इस कंपनी से गलत होगा मेरे राय में, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी रन आ चुका है पिछले 3 महीने के अंदर, एंड कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है इस वक्त। तो बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो इस टाइप की कंपनी में अक्सर स्टक होते हैं, जल्दी से इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं कि यहाँ पे तो अच्छा ग्रोथ आ रहा है और भी अच्छा ग्रोथ आएगा आने वाले टाइम में। बट मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव ही हूँ इस कंपनी को लेके, बट शॉर्ट टर्म में कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड उस प्रॉब्लम्स को कंपनी को सॉल्व करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट लाना होगा, तभी जाके इस कंपनी के शेयर में मुझे लगता है कि और अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो मेरे राय में इस वक्त आपको भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस कंपनी के अंदर इस वक्त जंप कर रहे हैं, हेवीली परचेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, बट फ्यूचर के हिसाब से मुझे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आता है इस कंपनी का। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा फॉल आ सकता है, क्योंकि कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी आगे बढ़ी है। एट द सेम टाइम कंपनी का नंबर्स के अंदर उस हिसाब से इंप्रूवमेंट नहीं आया है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा खराब है। एंड कंपनी जो बोरोइंग्स भी ले रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी कंपनी उठा रही है, वहाँ पे भी कंपनी एसेट्स को ऐड नहीं कर रही है, बल्कि हो सकता है कि अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर रही है, जो कि अगेन ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो मेरे राय में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कंपनी को क्लोजली फॉलो करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप वेट करते रहते हैं, कंपनी ऊपर चले जाता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, बट वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कमाना है एंड रिस्क लिमिटेड लेना है। तो यहाँ पे अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है कि यहाँ से ये कंपनी 200 रुपये भी चले जाए, नीचे ना जाए, बट आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आप हाई रिस्क ले रहे हो। तो अगर आप करंट वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो थोड़ा हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि नीचे आने का भी चांसेस ज़्यादा हो कंपेयर टू ऊपर जाने का। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप अगर कुछ स्टेप ले रहे हो तो आप क्या स्टेप ले रहे हो, उसका आउटकम क्या आ सकता है, आपको वो पता होना ज़रूरी है। तो मेरे राय पे इसका आउटकम ये आ सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। तो अगर 20% या 30% ऊपर जा सकता है, 20-30% ये कंपनी नीचे भी आराम से आ सकता है। काफ़ी स्पेस है इस कंपनी के अंदर 20-30% का फॉल दिखाने के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको ये चीज़ का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कंपनी नीचे कितना गिर सकती है, ताकि अगर कंपनी गिरे आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो आपको घबराहट ना हो, आप शांति से इसको होल्ड कर सकें, ठंडे दिमाग से आप डिसीजन ले सकें, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये कंपनी 20-30% गिर सकती थी आराम से। तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, वो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।